प्यारे साथियों नमस्कार। कैसे हैं आप सभी? आशा करता हूं बहुत अच्छे होंगे। शानदार, स्वस्थ, जबरदस्त, जिंदाबाद। प्यारे साथी, आज हम जो टॉपिक पढ़ने वाले हैं वो डाटा सफिशिएंसी टॉपिक पढ़ने वाले हैं। जो हमारा वर्धमान बैच यूपी एएसआई और पायलट बैच जो हमारा रेलवे का है, दोनों में ही हमारी क्लास चल रही होगी मेरे प्यारे साथी। क्योंकि हमारा जो ये टॉपिक है एक ऐसा टॉपिक है जिसे हम बेसिक से दोनों में सेम रूप से पढ़ रहे होंगे, क्योंकि ये दोनों में ही एकदम सेम रहने वाला है। मैं अगर आप लोगों से बात करूं पायलट बैच की, तो मेरे प्यारे साथी पायलट बैच जो हमारा आरआरबी एएलपी टेक्नीशियन के लिए है और वर्धमान बैच जो यूपी एएसआई के लिए है, दोनों के लिए हमारी ये क्लास चल रही होगी। और हम इस क्लास में डाटा सफिशिएंसी टॉपिक को बहुत ही अच्छी और शानदार तरीके से पढ़ने की, समझने की कोशिश कर रहे होंगे। तो सभी प्यारे साथी एक बार आ जाओ भाई, जल्दी जल्दी से। सभी प्यारे साथियों के लिए गुड आफ्टरनून, बहुत सारा प्यार। तो सभी प्यारे वीर एक बार जल्दी जल्दी से क्लास में आ जाएंगे, ठीक है। आज के सेशन को स्टार्ट करें। क्वेश्चन यहां से क्या बनते हैं, कैसे आते हैं, ध्यान से समझने की कोशिश करना। मैं आपको एक एक चीज प्रॉपर बढ़िया तरीके से समझाऊंगा कि कैसे कैसे क्वेश्चन यहां से बनते हैं और किस तरीके से चीजें पूछी जाती हैं। तो ध्यान से समझना है। सभी प्यारे साथियों को बहुत ही ध्यान से समझने की कोशिश करनी है कि कैसे और क्या होता है। मेरे प्यारे साथी, यहां पर हमें एक कथन दिया जाता है, ध्यान से सुनना। अभी कॉपी पेन कमेंट सब कुछ रोक लेना भाई। कोई भी कॉपी पेन कमेंट किसी चीज का प्रयोग नहीं करेगा। बहुत आराम से रोक कर रखनी है चीजें और मेरी बात को गौर से सुनना है, ठीक है। गौर से सुनना है। सवाल ने क्या कहा है? सवाल ने यहां पर बोला है कि डी, सी और एल एक पंक्ति में खड़े हैं। डी, सी और एल एक पंक्ति में खड़े हैं। क्वेश्चन ने कहा है कि बीच में कौन खड़ा है। जैसे हमसे क्वेश्चन पूछा गया है, हमसे क्वेश्चन पूछा गया, तीन व्यक्ति थे इसमें, डी, सी और एल, और हमसे क्वेश्चन ने पूछा था कि बताओ बताओ मेरे प्यारे साथी, मैंने कहा कि बीच में कौन खड़ा हुआ है। अब जब हम इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे तो सॉल्यूशन करना होता है हमको कथन का। कथन यहां पर आप लोग चेक कर रहे होंगे, तो ये पहला कथन है और ये दूसरा कथन है। मेरे प्यारे साथी, दो चीजें बन सकती हैं, ध्यान से समझना वो क्या है। मैं अगर मानकर चलो इस पूरे सिस्टम को पहले कथन को सॉल्व करूं, तो ऐसा संभव हो सकता है कि पहले ही कथन के आधार पर मेरे क्वेश्चन की पता चल जाए कि बीच में कौन खड़ा है। पहले वाले से ही पता चल जाए जब मैं पहले वाले को सॉल्व करूं, पहले कथन को, तो पहले कथन को सॉल्व करके मैं इस बात का पता लगा सकूं कि बीच में कौन खड़ा है। ये एक पॉसिबिलिटी हो सकती है। दूसरी पॉसिबिलिटी ये हो सकती है कि पहले कथन से ना पता चले और जो दूसरा वाला कथन है, सही है, तो मैंने कहा जो दूसरा वाला कथन है उससे पता चले कि बीच में कौन है। एक पॉसिबिलिटी ये भी हो सकती है। मेरे प्यारे साथी ध्यान से सुनो। एक चीज तो हो गई, एक चीज तो हो गई कि पहली पॉसिबिलिटी या तो पहले से हो गया, दूसरे से नहीं हुआ, या पहले से नहीं हुआ, दूसरे से हो गया। मानकर चलो कभी कभी ऐसा भी हो सकता है कि पहले वाले से सॉल्व नहीं हुआ, दूसरे वाले से सॉल्व नहीं हुआ। तो कई बार क्या होता है कि जब पहले से भी सॉल्व नहीं होता, दूसरे से भी नहीं होता, तो हम दोनों को मिलकर कर रहे होते हैं, दोनों से मिलकर कर रहे होते हैं। फर्स्ट व सेकंड दोनों से मिलाकर कर रहे होते हैं। और मेरे साथी, जैसे ही दोनों से मिलाकर कर रहे होते हैं तो कई बार दोनों से मिलकर सॉल्व हो जाता है। ये जो ऑप्शन है ये इसी प्रकार को दर्शाते हैं। ध्यान से समझना कैसे। जैसे हमें निकालना है कि बीच में कौन खड़ा है इनमें, तो मानकर चलो कि अगर केवल और केवल, पहला ऑप्शन है केवल कथन सेकंड ही पर्याप्त है,
अगर दूसरे ही कथन से सॉल्व हो गया तो मेरा आंसर होगा कि केवल सेकंड ही पर्याप्त है। मैं हर चीज सिखाऊंगा, परेशान मत हो। कमेंट, तुम बस कमेंट फालतू मत किया करो, पढ़ाई पे फोकस किया करो। अगर मानकर चलो क्वेश्चन कहता है कि कथन फर्स्ट और सेकंड दोनों पर्याप्त हैं, मानकर चलो मेरे प्यारे साथी फर्स्ट से और सेकंड से दोनों से मिलकर क्वेश्चन हो पा रहा है, तो मैं कहूंगा दोनों पर्याप्त हैं। अगर मानकर चलो मिलकर भी नहीं हो रहा तो आंसर आएगा फर्स्ट और सेकंड दोनों ही अपर्याप्त हैं, ठीक है। और अगर पहले से ही हो जाएगा तो केवल कथन फर्स्ट पर्याप्त है। धीरे धीरे इतने क्वेश्चन हम लोग करेंगे, आप लोग बेहतर समझ जाओगे, परेशान नहीं होना है, सही है। अब बहुत अच्छी तरीके से समझना, जब मैं पहले वाले के आधार पर क्वेश्चन को सॉल्व करता हूं, अगर यहां पर हम पहले वाले के आधार पर क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं तो फर्स्ट क्या है, फर्स्ट के आधार पर ये कह रहा है डी सी के दाईं ओर खड़ा है। इसका मतलब अगर सी ये है, अगर सी ये है तो डी यहां पर खड़ा है, डी सी के दाईं ओर। इसका मतलब हुआ कि डी सी के दाईं ओर है तो सी का दायां इधर डी हो गया। मुझे ये बताओ कि डी सी और एल में बीच में कौन खड़ा है? क्या मैं इससे कोई भी जानकारी निकाल सकता हूं? सर नहीं निकाल सकता। क्यों? क्योंकि अभी जो एल बचा है, अगर वो यहां पर आ गया तो मेरे प्यारे साथी बीच में डी हो जाएगा, और अगर वो एल यहां पर आ गया तो बीच में सी हो जाएगा। कहने का मतलब यह है कि पहले कथन के आधार पर मैं कोई भी डिसीजन नहीं ले सकता कि डी सी और एल में बीच में कौन खड़ा है, नहीं ले सकता, ठीक है गुड्डा। आगे समझो, मानकर चलो सेकंड कथन क्या है इसे समझते हैं। सेकंड कथन कहता है कि सी एल के दाईं ओर खड़ा है, सी एल के दाईं ओर सी खड़ा है। मुझे ये बताओ कि एल के दाईं ओर अगर सी खड़ा है तो क्या मैं बता सकता हूं कि बीच में कौन है? क्योंकि इस बार सी और एल आए हैं पर डी नहीं आया, तो डी यहां भी हो सकता है, डी इधर भी हो सकता है। अब डी की प्लेस वैल्यू ये डिसाइड करेगी कि बीच में कौन होगा। इसका मतलब क्या है कि फर्स्ट से नहीं हुआ, सेकंड से नहीं हुआ। जब ना तो फर्स्ट से हो ना सेकंड से हो तो मेरे प्यारे साथी हम क्या करेंगे, हम फर्स्ट व सेकंड दोनों से मिलकर करने की कोशिश करेंगे। फर्स्ट व सेकंड दोनों से मिलकर करने की कोशिश करेंगे इस क्वेश्चन को कि क्या हमारा आंसर दोनों से मिलकर हो सकता है, क्या ऐसी संभावना बन सकती है। तो मेरे प्यारे साथी कि जब हम क्वेश्चन का आंसर यहाँ पर दोनों से करेंगे तो इसने क्या कहा है, इसने यहाँ पर दोनों को जब हम मिला रहे हैं ना, जब हम मिला रहे हैं तो मिलाकर हमेशा ध्यान रखना जब हम क्वेश्चन को मिलाकर कर रहे होते हैं तो पता है क्या होता है, जब हम क्वेश्चन को मिलाकर कर रहे होते हैं तो सबसे पहली चीज ये है कि हमें यहाँ पर ये चेक करना पड़ेगा कि कॉमन कौन सा है। कॉमन सी मिलाएंगे तो हमने कहा ये सी दोनों में कॉमन है तो सी को यहाँ लिख दो, एल इधर लिखा हुआ है और डी इधर लिखा हुआ है। तो मेरे प्यारे साथी यहाँ पर बीच में ये फिक्स हो गया कि बीच में सी लिखा हुआ है। ये हमें कैसे पता चला? जब हमने फर्स्ट और सेकंड दोनों को मिलाकर क्वेश्चन सॉल्व किया है तब पता चला है। तो जवाब आएगा कि कथन फर्स्ट और सेकंड दोनों मिलकर पर्याप्त हैं। बात समझ में आ रही है? यहां पर क्वेश्चन कई बार ऐसे लिख देता है फर्स्ट और सेकंड दोनों पर्याप्त हैं, और कई बार ऐसे लिख देता है फर्स्ट और सेकंड दोनों मिलकर पर्याप्त हैं। तो बी ऑप्शन विल बी करेक्ट आंसर। सभी प्यारे साथी बताएंगे। थोड़ा सा ये समझ में आया कि ये क्वेश्चन है क्या, कैसे हमें करना होता है। एकदम बेसिक क्वेश्चन का था, पहली क्लास है तो बहुत टफ नहीं रखा है मैंने, लेकिन मेरे दोस्त इस बात को आप समझेंगे कि हमें शुरू में ये पता चलना बहुत जरूरी है, हाँ भाई क्वेश्चन आया कैसे, क्वेश्चन बना कैसे।
तो सभी प्यारे साथी बता दो, यहां तक किसी भी प्यारे साथी को कोई भी समस्या, दुख दर्द तकलीफ परेशानी तो नहीं है? ठीक है, मैं केवल आंसर पर टिक लगाऊंगा ताकि आपको प्रैक्टिस में बाद में आप एक बार खुद से भी प्रैक्टिस कर पाओ। बाकी आपको नोट्स तो प्रोवाइड हो ही जाएंगे, वो कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाओ, अगला सवाल। नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाओ, आज की क्लास का अगला सवाल सेम क्वेश्चन है, सेम क्वेश्चन है। कह रहा है कि जेड आर और एस में बीच में कौन है? तो ध्यान से समझना, ये क्वेश्चन भी एकदम सेम क्वेश्चन है। तो सबसे पहले हमें फर्स्ट कथन को सॉल्व करना होगा। फर्स्ट कथन क्या है? कह रहा है कि जेड आर के दाईं ओर खड़ा है। जेड आर के दाईं ओर जेड खड़ा है, तो आर का दायां इधर होगा, जो तुम्हारा दायां है वो उसका दायां है, जो तुम्हारा बायां है वो उसका बायां है। तो सवाल ने कहा है कि जेड आर के दाईं ओर है, आर के दाईं ओर इधर होगा। सही है, बहुत बढ़िया। क्वेश्चन यहां पर कहता है कि अब सेकंड है, जैसे तो सेकंड है, तो क्या मैं पहले वाले के आधार पर बता सकता हूं कि बीच में कौन है? नहीं, क्योंकि एस अगर यहां आएगा तो बीच में जेड हो जाएगा, एस यहां आएगा तो बीच में आर हो जाएगा। डिपेंड करेगा कि एस की स्थिति क्या है। ध्यान से समझने की कोशिश करो। हाँ भाई, तो सवाल यहां पर दूसरा क्या कह रहा है कि जेड एस के बाईं ओर खड़ा है। जेड एस के, अगर ये एस है तो एस के बाईं ओर जेड खड़ा है। जेड एस के बाईं ओर है तो एस का बायां इधर होगा और जेड एस के बाईं ओर हो जाएगा। तो मुझे ये बता दो कि कौन बीच में खड़ा है। क्या तुम इस बात का कोई भी अंदाजा लगा सकते हो? नहीं, नहीं लगा सकते ना। तो क्या करना है आपको, अब आपको कोशिश करनी है कि फर्स्ट से नहीं हुआ, सेकंड से नहीं हुआ, तो अब कोशिश करनी है कि फर्स्ट व सेकंड दोनों से मिलाकर हो जाना चाहिए, दोनों से मिलाकर हो जाना चाहिए। तो मेरे प्यारे साथी, यहां पर दोनों में कॉमन कौन है? जेड। तो जेड यहां भी है और यहां भी है, तो जेड को हमने कॉमन ले लिया। जेड के लेफ्ट साइड में आर है तो आर को लेफ्ट लिख दिया, जेड के राइट साइड में एस है तो राइट साइड में एस लिख दिया। और अब चेक करके बताओ, चेक करके बताओ कि बीच में कौन लिखा हुआ है। तो बीच में जेड है। जवाब आएगा फर्स्ट और सेकंड दोनों मिलकर पर्याप्त हुए हैं। सही है दोस्त, यहां तक बताओ बात समझ में आई कि नहीं? क्वेश्चन को धीरे धीरे, हर क्वेश्चन के बाद आपका कॉन्फिडेंस बढ़ेगा, हर क्वेश्चन के बाद। जो लोग कह रहे हैं इसको हिंदी में क्या कहते हैं, तो मेरे भाई इस टॉपिक को हम हिंदी में कहते हैं आंकड़ों की पर्याप्तता। इंग्लिश में कहते हैं डाटा सफिशियंसी और हिंदी में कहते हैं आंकड़ों की पर्याप्तता। ठीक है, तो उम्मीद करता हूं कि ये कॉन्सेप्ट आपको समझ में आया होगा। चीजों को उतार लेना, क्योंकि प्रैक्टिस के लिए आप यहां से ही देख के क्वेश्चन ना करें, मैं ये चाहता हूं एक बार खुद भी बाद में करें। सही है ना? बहुत बढ़िया। सभी प्यारे साथी बताएंगे आगे बात समझ में। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चले जाते हैं। अभी आज की क्लास का अगला सवाल बहुत अच्छी तरीके से समझना क्या आंसर हो सकता है। और मेरे प्यारे दोस्त, यहां पर भी हमारे पास कितने कथन हैं? 2 कथन हैं। क्वेश्चन क्या है, ध्यान से सुनो। क्वेश्चन क्या है, ध्यान से सुनना। बहुत बढ़िया सर, ये बहुत आसान है। हाँ, बहुत बढ़िया। धीरे धीरे अभी लेवल बढ़ेगा तो थोड़ा सा टफ भी होगा, पर इतना नहीं कि आपकी समझ में ना आए। आपकी समझ में सब कुछ आ जाएगा। ठीक है, सवाल यहां पर कहता है कि मतलब इन सभी व्यक्तियों के नाम हैं जो भी यहां पर दिए गए हैं, कि एक्स वाई टी यू वी को जब उनके वजन के अनुसार अवरोही क्रम में व्यवस्थित किया जाता है। अवरोही क्रम का मतलब होता है प्यारे साथी ऊपर से नीचे की ओर। ठीक है,
तो क्वेश्चन कहता है कि कौन शुरुआत से दूसरे स्थान पर खड़ा होगा। कौन शुरुआत से दूसरे स्थान पर खड़ा होगा। शुरुआत से मतलब ऊपर से दूसरे स्थान पर खड़ा होगा। ध्यान से समझने की कोशिश करनी है। अब ध्यान से समझना है भाई, ठीक है। तो इसने यहां पर पहला स्टेप बोला है कि x का वजन t और u से कम है। पहला स्टेप यहां पर जो कहता है वो ये कहता है कि जो x का वजन है वो t से भी कम है, और जो x का वजन है, x का वजन t से भी कम है और x का वजन u से भी कम है। सही है। और क्वेश्चन ने कहा है कि u का वजन t की तुलना में 2 गुना है, तो u का वजन ज्यादा हो गया t से। बात समझ में आ गई। तो पहला स्टेप क्या बन गया। पहले स्टेप का अर्थ आ गया कि x का वजन t और u से कम है, तो x का t से भी कम है, u से भी कम है। दूसरा है कि u का वजन t की तुलना में 2 गुना है, तो u t से ऊपर आ गया। मेरे प्यारे साथी, लेकिन मुझे ये बताओ कि क्या मैं यहाँ पर ये बता सकता हूं पहले कथन के आधार पर। पहले कथन के आधार पर मैं ये बता सकता हूं कि क्या मेरे प्यारे साथी, क्या ये बता सकता हूं कि ऊपर से दूसरा कौन है, शुरू से दूसरा। क्यों नहीं बता सकता, क्योंकि 2 लोग अभी मौजूद ही नहीं है। टोटल व्यक्ति कितने थे, 1 2 3 4 5 थे। यहां पर केवल 3 आए हैं, यू टी एक्स। ये नहीं पता कि अभी कौन बचा हुआ है, कौन शेष है, इस वजह से नहीं लिख सकता। ठीक है, आगे। अब पहले से तो बात नहीं बनी, अब मैं सेकंड वाले को सॉल्व करूंगा। सेकंड वाले को सॉल्व करूंगा। कह रहा है कि y और v का वजन x से कम है। इसने कहा कि x से कम है, y का वजन x से कम है और v का वजन भी x से कम होगा। x से कम होगा v का वजन भी। तो क्वेश्चन ने कहा है कि y और v का वजन x से कम है, तो इसका मतलब y और v दोनों के दोनों x से नीचे ही रहेंगे। सही है। तो हमने कहा इसमें नहीं बता सकता, क्योंकि इसमें x, y और v 3 लोग आए हैं, ऊपर अभी कौन आएगा ये नहीं पता। हमेशा ध्यान रखना, जब आप पहले कथन को चेक कर रहे हैं तो आपको दूसरे कथन से रिलेटेड किसी भी जानकारी का प्रयोग पहले में नहीं करना, और जब दूसरे को चेक कर रहे हैं तो पहले वाले की जानकारी का कोई प्रयोग आपको नहीं करना। आपको एक दूसरे की जानकारी का प्रयोग आपस में केवल तब करना है जब दोनों को आप आपस में मिलाकर सॉल्व कर रहे हैं। तो यहां पर मामला बनता है कि फर्स्ट व सेकंड दोनों से करने की कोशिश करते हैं। ऐसा मैं कैसे कर सकता हूं, जब मैं कॉमन लूंगा। तो यहां पर मैंने x को कॉमन ले लिया, लिख दिया। यहां x के ऊपर t और u है, तो ये t और u हो गया। आगे कह रहा है कि x से नीचे, दूसरे में बोला था ना कि y और v का वजन x से कम है, तो x से नीचे ही आएंगे y और v दोनों। चाहे तो यहां पर y आ जाओ, यहां v आ जाओ, या यहां पर v आ जाओ, यहां पर y आ जाओ, उस बात से कोई प्रभाव नहीं है। इन दोनों के बारे में नहीं पता, लेकिन क्वेश्चन ने हमसे ये कहा है कि बताओ क्वेश्चन के अनुसार कि शुरुआत से दूसरा कौन होगा। तो शुरुआत से अर्थात ऊपर से दूसरा कौन हो गया, t हो गया। तो क्वेश्चन का आंसर तो यही होगा। सभी प्यारे साथी बता दो, क्वेश्चन का आंसर तो यही होगा ना। तो टी हमारे क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो कहने का मतलब हमें ये नहीं बताना कि क्वेश्चन का आंसर क्या है, बस ये पता है क्वेश्चन का आंसर आ रहा है और वो दोनों से मिलकर सॉल्व हो रहा है। तो जवाब आ जाएगा फर्स्ट और सेकंड दोनों मिलकर पर्याप्त हैं। उतार लो भाई एक बार जल्दी से। सभी प्यारे साथी एक बार जल्दी से बता दो कि बात समझ में आई या नहीं आई। धीरे धीरे हम हर क्वेश्चन के बाद अपने मनोबल को बढ़ा रहे होंगे। दोस्त, जो चीज हमने कभी नहीं पढ़ी होती है वो शुरू में दिक्कत देती है, लगता है कि यार मैं सीख नहीं पाऊंगा, पर ये वास्तविकता है कि हम जरूर सीख जाते हैं। अगर हम सीखने की इच्छा रखते हैं तो ठीक है, जरूर सीख जाते हैं। आओ अगले प्रश्न पर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है समझो। सवाल को बढ़िया तरीके से समझना है, समझना है कि क्वेश्चन का करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा।
क्वेश्चन का करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? और इस सवाल में जो कथन की संख्या है वो 3 है भाई। 3 कथन है, सवाल के अंदर 3 कथन है। और प्रश्न क्या था? हमें जो प्रश्न है वो सॉल्व करना है। और मेरे प्यारे साथी ध्यान से सुनना, है ना, ध्यान से सुनना। हमने क्या कहा कि जो प्रश्न सॉल्व करना है वो कथन से सॉल्व करना है। पहले हमें एक एक कथन के आधार पर सॉल्व करना होता है। ध्यान से सुनो क्या कह रहा है। पूर्णिमा वर्णिका से छोटी है और रूबीना प्रिया से बड़ी है, उनमें कौन सबसे बड़ा है? उनमें कौन सबसे बड़ा है? तो ध्यान से सुनना, ये चीज तो हमें कथन में ऊपर प्रश्न में ही दी गई है कि पूर्णिमा वर्णिका से छोटी है। पूर्णिमा जो है वो वर्णिका से छोटी है और रूबिनी प्रिया से, है ना, रूबिनी जो है वो प्रिया से बड़ी है। तो ध्यान से सुनो, मैंने कहा जो पूर्णिमा है ये है पूर्णिमा। क्वेश्चन ने कहा है कि जो पूर्णिमा है वो वर्णिका से छोटी है, तो पूर्णिमा को वर्णिका से छोटा बना दिया, वर्णिका से नीचे रख दिया। कह रहा है रूबिनी प्रिया से बड़ी है, तो रूबिनी को ऊपर रख दिया। रूबिनी बड़ी है, किससे बड़ी है? प्रिया से। तो मैंने रूबिनी को प्रिया से एक पीढ़ी, मतलब एक पीढ़ी क्या मतलब ऊपर लिख दिया। जो बड़े होते हैं उनको ऊपर लिखते हैं, जो छोटे होते हैं उनको नीचे लिखते हैं। सही है यहाँ तक? ये बात किसी भी कथन की नहीं है, ये प्रश्न में दी गई है। तो जो बात प्रश्न में दी गई है उस पर कंप्लीट रूप से सबका अधिकार है, सभी कथनों का अधिकार है। अब ध्यान से सुनना, पहला कहता है कि रूबिनी पूर्णिमा से बड़ी है। इसमें कहता है कि रूबिनी पूर्णिमा से बड़ी है। मुझे एक बात बताओ, रूबिनी पूर्णिमा से बड़ी है तो यहां पर रूबिनी आ सकती है, यहां पर आ सकती है, यहां पर आ सकती है कि रूबिनी पूर्णिमा से बड़ी है, लेकिन कितनी बड़ी है इस बारे में तो कुछ नहीं बताया गया। तो मैं कैसे कह दूं कि सबसे बड़ा कौन है? तो मैं ये कह सकता हूं इसके बारे में हमें पता नहीं है कि कौन बड़ा है। तो हमने कहा रूबिनी यहां भी आ सकती है, ऊपर भी आ सकती है, तो हमने इसे हटा दिया, पहले से नहीं हो रहा। दूसरा कहता है वर्णिका रूबिनी से बड़ी है। क्वेश्चन ने कहा ये जो वर्णिका है ये रूबिनी से बड़ी है। तो ध्यान से सुनो, अगर वर्णिका रूबिनी से बड़ी है, वर्णिका रूबिनी से बड़ी है, तो मुझे एक बात बताओ इसका मतलब क्या है? रूबिनी यहां पर वर्णिका रूबिनी से बड़ी है। ध्यान से सुनना, ध्यान से सुनना, इसने दूसरे में बोला है कि वर्णिका रूबिनी से बड़ी है। मेरे प्यारे साथी, अगर वर्णिका बड़ी है रूबिनी से तो इसका मतलब रूबिनी छोटी है वर्णिका से, तो वर्णिका बड़ी है रूबिनी से तो वर्णिका रूबिनी से ऊपर ही तो आएगी। तो बस, तो आ तो गया आंसर। मेरा जो सेकंड वाला है अकेले सेकंड ही पर्याप्त हो गया, अकेले सेकंड ही पर्याप्त हो गया। कैसे हो गया? सुनो ध्यान से, मुझे एक बात बताओ, हो तो गया भाई। वर्णिका पूर्णिमा रूबिनी प्रिया 4 लड़की हैं। वर्णिका यहाँ चेक करो पूर्णिमा से भी बड़ी है, वर्णिका यहाँ चेक करो रूबिनी से भी बड़ी है, वर्णिका चेक करो प्रिया से भी बड़ी है। तो सबसे बड़ी वर्णिका ही तो हुई, सबसे बड़ी वर्णिका ही तो हुई। तो आंसर में इस बार मिलाने की कोई जरूरत नहीं है, केवल अकेले सेकंड ही पर्याप्त है जिसने क्वेश्चन का आंसर दे दिया है, जिसके माध्यम से क्वेश्चन का आंसर आ गया है। तो यहां पर पहला कह रहा था फर्स्ट सेकंड और थर्ड मिलकर पर्याप्त है सभी। भाई जब अकेले सेकंड से हो रहा तो मिलने की क्या जरूरत है कि फर्स्ट और थर्ड पर्याप्त हैं? भाई सेकंड से हो गया ऐसा। ऑप्शन बी ऑप्शन पर है कि अकेले सेकंड ही पर्याप्त है। बताओ आ गई बात समझ में कि नहीं? सभी प्यारे साथी बताएंगे क्या बात समझ में आ रही है यहां तक? सभी प्यारे साथी बताएंगे। एक बच्चा कह रहा है जी ए भी सही है। बेटा एक बात ध्यान रखना, आपने जो कहा है ना कि मिलकर पर्याप्त है, मिलकर जब करते हैं जब किसी एक से नहीं होता है। अब मुझे एक बात बताओ, मुझे एक बात बताओ, जब किसी सिंगल से हो गया, ये दूसरे वाले से सही हो गया, तो मैं तीनों को मिला के क्यों करूंगा?
तीनों को मिलाकर हम तब करते हैं जब मान के चलो पहले से नहीं हुआ, दूसरे से नहीं हुआ, तीसरे से नहीं हुआ, तो कहते हैं मिलकर कर दो। लेकिन मिलाने का कोई कॉन्सेप्ट ही नहीं है जब किसी सिंगल से हो रहा है, तो ये हो रहा है इससे। सही है। बात आ गई भाई समझ में। अब ध्यान से समझना, ये जो यहां पर लास्ट वाला है कि प्रिया सभी में छोटी है, इसकी तो जरूरत ही नहीं है ना भाई। जो चीज ऊपर दी गई थी प्रश्न में वो तो सभी के लिए बराबर रूप से थी। सही है। तो कहने का मतलब ये हुआ कि भैया फिर वही वाली बात है, बच्चा कह रहा है जी सबसे मिलाकर ही होगा। मेरे दोस्त अगर तीनों में से किसी एक सिंगल से भी हमारे प्रश्न का आंसर आ गया, कि तीनों में से किसी एक से आ गया, तो फिर मिलने की नौबत कहां आई? मिलने की नौबत जब आती है जब हर एक से कैंसिल 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 कैंसिल, पहले से कर रहा हूं आंसर नहीं आ रहा, दूसरे से कर रहा हूं नहीं आ रहा, तीसरे से कर रहा हूं नहीं आ रहा। मेरे दोस्त अगर किसी से भी नहीं आ रहा तो मैं कहता हूं अब मिला के कर दो। मिलाकर केवल तब किया जाता है जब किसी से भी सॉल्व नहीं होता, और यहां पर तो दूसरे से सॉल्व हो गया। बात आई समझ में? चलो अब यहां पर ध्यान से समझना मेरे प्यारे दोस्त, अब ध्यान से समझने की कोशिश करना। एक बच्चा कह रहा है सर 4 हैं, अभी तो प्रिया रह गई है ना। अरे मेरे यार, ये प्रिया ऊपर बोली नहीं थी क्या कि रूबिनी प्रिया से बड़ी है? तो रूबिनी प्रिया से बड़ी है। ये जो जानकारी प्रश्न के अंदर दी गई है ना, इस पर सबका बराबर अधिकार है। ये प्रश्न के अंदर दी जाने वाली जानकारी है। पता क्यों नहीं चलेगा ये बताओ? क्वेश्चन को दोबारा सुनो, मैं फिर से बता देता हूं। क्वेश्चन को फिर से बता देता हूं, ध्यान से समझो, कोई बात नहीं है। एक बार पुनः रिपीट करता हूं कि क्या मामला है। सभी प्यारे साथी एक बार कमेंट रोक लो और बहुत ध्यान से दोबारा समझ लो, ठीक है? क्वेश्चन को ध्यान से समझो। जो क्वेश्चन है ना, उसमें कथन के पहले ही एक चीज उसने खोल दी। उसने प्रश्न में ही एक चीज बोली कि पूर्णिमा वर्णका से छोटी है। इसने कहा जो पूर्णिमा है वो वर्णका से छोटी है, तो वर्णका से नीचे मैंने पूर्णिमा का नाम रख दिया, ठीक है? और यहां कह रहा है कि रूबिनी प्रिया से बड़ी है, तो जो प्रिया है उससे बड़ी कौन है? रूबिनी। तो कहने का मतलब ये हुआ कि ये तो इतनी जो जानकारी है वो जानकारी तो क्वेश्चन में ही दी गई है, वो जानकारी तो ऊपर क्वेश्चन में ही दी गई है। मैं पहले कथन को करूं, दूसरे को करूं, तीसरे को करूं, तीनों में बराबर रूप से ये एक जैसा स्थिति है। सही है। यानी कि अब मुझे यहां से आगे के स्टेप की जानकारी चाहिए। इतना तो मुझे पता है, इतना तो मुझे प्रश्न से ही पता चल गया कि वर्ण का पूर्णिमा से बड़ी है और रूबिनी प्रिया से बड़ी है, ठीक है? अब यहां पर जो पहला था वो कह रहा था कि रूबिनी पूर्णिमा से बड़ी है, तो ये जानकारी तो बराबर है। रूबिनी पूर्णिमा से बड़ी है, तो इसका मतलब रूबिनी पूर्णिमा से बड़ी है तो पूर्णिमा रूबिनी से छोटी होगी। सही है। रूबिना पूर्णिमा से बड़ी है, तो रूबिना या रूबिनी जो भी है वो पूर्णिमा से बड़ी है, तो रूबिनी यहां भी आ सकती है पूर्णिमा से बड़ी में। सही है। मेरे प्यारे साथी यहां भी आ सकती है और यहां भी। रूबिनी का कोई स्थान फिक्स नहीं है, इस वजह से मैं ये नहीं बता सकता कि कौन सबसे बड़ा है। बात आ गई समझ में? ये कहीं भी आ सकती है, तो हमने कहा इसे तो हम नहीं बता सकते। दूसरा कह रहा है कि वर्ण का रूबिनी से बड़ी है। इसने कहा है जो वर्ण का है वो रूबिनी से बड़ी है, तो ये जो वर्ण का है ये इस रूबिनी से बड़ी है, तो वर्ण का को हमने रूबिनी से ऊपर लिख दिया। अब सवाल ने कहा है उनमें सबसे लंबा या सबसे बड़ा कौन है? तो मेरे दोस्त वर्ण का ही तो हुई सबसे बड़ी, वर्ण का ही तो हुई। क्यों? क्योंकि एक बात बताओ, वर्ण का पूर्णिमा से भी बड़ी है, वर्ण का रूबिनी से भी बड़ी है, वर्ण का प्रिया से भी बड़ी है, और कोई बचा ही नहीं है। और बताओ जिसके बारे में तुम्हें पता ना हो, और कोई नाम है इस सवाल में किसी लड़की का?
जिससे तुम मुझे ये कहो कि भैया अभी उसका नाम तो तुमने लिया ही नहीं है, उसकी तुलना वर्णका से करें तो पता ही नहीं चल रहा छोटी है बड़ी है, और कोई है ही नहीं। वर्णका के अलावा 3 लड़कियां थीं और वर्णका उन तीनों से बड़ी हो चुकी है, तो वर्णका ही तो सबसे बड़ी हुई। और क्वेश्चन ने ही पूछा था सबसे बड़ा कौन है, तो वर्णका सबसे बड़ी है। और ये मुझे किससे पता चला? सेकंड वाले कथन से पता चला। ये क्वेश्चन समझा रहा था। सही है। सभी प्यारे साथी बता दो, क्या बात समझ में अब आई? क्या ये क्वेश्चन बढ़िया तरीके से समझ में आया है? सभी प्यारे साथी बताने की कोशिश करेंगे। अब आया समझ में तो थम्स अप करो कि हाँ हाँ भैया अब समझ में आ चुका है। ठीक है भाई, समझ में जरूर आती है सारी चीजें, पर यही है ना कि हमको खुद से मेहनत करनी होती है बेहतर तरीके से करने की। ठीक है, सही है ना? बहुत बढ़िया भाई, शानदार, गजब। नेक्स्ट अगला सवाल, इस प्रश्न पर आओ। इस प्रश्न पर आओ और समझो कि करेक्ट आंसर क्या होगा। इस प्रश्न पर आओ और समझो कि करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा। थोड़ा सा जोर डालो भाई दिमाग पे, ऐसे काम नहीं चलेगा। सही है ना? थोड़ा सा समझो चीजों को। सही है, बहुत सुंदर। सवाल ने यहां पर क्या कहा, इसे समझो। क्वेश्चन ने क्या कहा है? कह रहा है कि बीना मीना से बड़ी है। ये प्रश्न की जानकारी है साथी, ये जो जानकारी है ये प्रश्न की जानकारी है। ठीक है, प्रश्न में ये जानकारी दी है कि बीना मीना से बड़ी है, ये कथन की जानकारी नहीं है। कथन के लिए प्रश्न का दोनों का मामला है। सही है, तो इसने कहा है बीना मीना से बड़ी है, तो ये हो गई बीना, और बीना किससे बड़ी है? मीना से। और स्वाति कवि से छोटी है, तो ये स्वाति छोटी हो गई कवि से, तो स्वाति नीचे आएगी कवि से। ठीक है, फिर से सुन लो, ये जो जानकारी है ये प्रश्न में दी हुई जानकारी है। क्या जानकारी है ये? क्वेश्चन ने क्या बोला है? क्वेश्चन ने कहा है कि बीना मीना से बड़ी है, तो ये जो बीना है मीना से बड़ी है, तो बीना मीना से एक पीढ़ी ऊपर आएगी, और स्वाति कवि से छोटी है, तो ये स्वाति एक पीढ़ी नीचे आएगी कवि से। उम्मीद करता हूं ये कॉन्सेप्ट तुमको बेहतर तरीके से समझ में आया होगा। कह रहा है उनमें कौन सबसे छोटा है। क्वेश्चन ने यहां पर कहा है कि उनमें कौन ऐसा है जो सबसे छोटा होगा। उनमें कौन सबसे छोटा है, ध्यान से सुनना। पहला स्टेप, स्वाति बीना से छोटी है। स्वाति बीना से छोटी है, पहला कह रहा है स्वाति बीना से छोटी है। सुनो ध्यान से, स्वाति बीना से छोटी, ये बीना है ये स्वाति है, तो स्वाति बीना से छोटी यहां पर लिखूंगा तो भी हो सकती है, यहां लिखूंगा तो भी हो सकती है, और नीचे लिखूंगा तो भी। तो मुझे ये कैसे पता चलेगा कि सबसे छोटा कौन है? सबसे छोटी स्वाति भी हो सकती है अगर यहां स्वाति आ गई तो, और मीना भी हो सकती है। अगर अगर ये बात बोलता अगर ये बात बोलता कि स्वाति बीना से छोटी है और मीना से बड़ी है, तो मैं ये कह देता कि ठीक है, फिर तो ठीक है, स्वाति को बीच में लिख दो और मीना सबसे छोटी हो गई, क्योंकि यहां पर कवि स्वाति से बड़ा है। पर यहां पर समझने वाली बात यह है कि स्वाति कहां आएगी ये हमें नहीं पता, तो पहले से तो नहीं हुआ। दूसरा कह रहा है कवि मीना से छोटी है। कवि मीना से छोटी है, तो यहां पर कवि अगर छोटी है मीना से, तो ये भाई ऐसे ही तो थे, ये कवि था, ये स्वाति, तो इसने कहा है कवि मीना से छोटी है, तो ये कवि मीना से छोटी है, तो अर्थात मीना कवि से बड़ा होगा या बड़ी होगी, और बीना जो है वो मीना से ऑलरेडी पहले ही बड़ी है, तो यहां पर ये तो सबसे ऊपर आनी ही आनी है। तो सबसे बड़ा बीना, फिर मीना, फिर कवि, और फिर स्वाति। सबसे छोटा पूछा है तो स्वाति आ गई, और ये जवाब किससे आया? ये जवाब आया अकेले सेकंड से। अकेले सेकंड का जो आंकड़ा है वो इसके लिए पर्याप्त है। मेरे दोस्त बताओ, थोड़ा सा समझ में आने लगा है कि नहीं? सभी प्यारे साथी बता दो, थोड़ा थोड़ा अब समझ में आने लगा है या नहीं? अभी भी कोई दिक्कत है क्या किसी साथी को? अभी भी कोई दिक्कत है क्या किसी साथी को? सभी प्यारे साथी एक बार बताने का प्रयत्न करेंगे कि भैया हमें अभी भी दिक्कत है। मैं उम्मीद करता हूं आपको कोई दिक्कत नहीं होगी। ठीक है भाई।
चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पर आ जाते हैं। आज की क्लास का अगला सवाल, समझो भाई इसका आंसर क्या हो सकता है। सही है, समझो। धीरे धीरे आएंगी यार चीजें समझ में, ऐसा नहीं होता है कि समझ में नहीं आएगा। ऐसा कैसे हो सकता है? ऐसा नहीं हो सकता कि समझ में ना आए। थोड़ा समय जरूर लगेगा पर समझ में जरूर आएगा। लेकिन जो लोग क्वेश्चन देखते ही कह रहे मैंने तो ये टॉपिक कभी नहीं पढ़ा, मैं क्यों पढ़ूं इसे, जो इस तरीके के होंगे फिर उनको कुछ समझ में नहीं आएगा। कुछ ऐसे होते हैं ना, मैंने कभी नहीं पढ़ा, ये तो मेरी कभी समझ में ही नहीं आएगा, और अपने आप ही क्लास, अरे मैं इस टॉपिक को ही नहीं पढ़ रहा, बंद कर दिया, क्लास ही नहीं कर रहा, फिर कैसे समझ में आएगा, फिर नहीं आ पाएगा। ठीक है, और बाकी नहीं तो हर क्वेश्चन के बाद आपको समझ में आना शुरू होगा। IOLH एक वृत्तीय प्रारूप में खड़े हैं, H के बाईं ओर कौन खड़ा है? सवाल ने कहा है H के बाईं ओर कौन खड़ा है, तो 4 आदमी हैं। हमने यहां पर एक सर्कल बना लिया, सर्कल बना लिया, सही है। ऐसे समझो, यहां पर मैं इसे फर्स्ट से सॉल्व कर रहा हूं। हमने यहां पर एक सर्कल बनाया, 2 व्यक्ति और ये 4 व्यक्ति। तो यहां पर ध्यान से सुनना, ये ऐसे खड़े हैं तो ये ऐसे देख रहे होंगे, ये इसका राइट, यहाँ पॉइंट छोड़कर बिंदु, यहाँ बिंदु, यहाँ बिंदु, केंद्र की ओर इनका मुंह माना जाता है जब ये कहीं भी नहीं पता होते। वृत्तीय प्रारूप का मतलब होता है बेटा सर्कल में खड़े हुए हैं। ठीक है, तो क्वेश्चन ने यहां पर पहला स्टेप बोला है IO के बाईं ओर खड़ा है, अर्थात अगर ये O है तो O का बायां इधर साइड को I हो गया। सही है, क्वेश्चन कह रहा है कि IO के बाईं ओर खड़ा है तो O का बायां इधर साइड I हो गया, और L I के बाईं ओर है तो I के बाईं ओर यहां पर L होगा, और बच कौन गया H, वो यहां पर आएगा। और क्वेश्चन ने यही पूछा कि H के बाईं ओर कौन है, तो H के बाईं ओर O है। ये पहले वाले से सॉल्व हो रहा है, पहले वाले से सॉल्व हो रहा है और दूसरे वाले से नहीं होगा, क्योंकि इसमें कह रहा है एल हरे रंग की टी शर्ट पहन रखा है। भैया टी शर्ट का रंग नहीं पूछा, उसने पूछा है कि एच के बाईं ओर कौन होगा, ये क्वेश्चन पूछा गया है। तो केवल और केवल पहले से क्वेश्चन सॉल्व हुआ। डी ऑप्शन पर लिखा है केवल फर्स्ट पर्याप्त है, केवल कथन फर्स्ट पर्याप्त है। क्या अब हमें चीजें समझ में आई हैं? सभी प्यारे साथी बताओ, क्या हमें अब चीजें बढ़िया समझ में आई हैं? बताओ भाई, यहां तक किसी साथी को कोई समस्या है? यहां तक किसी भी प्यारे दोस्त को, साथी को कोई भी समस्या है तो मुझे बता सकता है, तो मुझे बता सकता है। यहां तक जल्दी से बताओ, क्या कोई भी दिक्कत है किसी भी प्यारे साथी को इसे समझने में? आगे बढ़ जाएं, बोलो आगे बढ़ जाएं। नेक्स्ट क्वेश्चन का आंसर बताओ तो जल्दी से। और इस प्रश्न का आंसर मैं चाहता हूं कि आप खुद से करो, पहले खुद से करो। अब इतना आप सीख गए होंगे, इतना कॉन्फिडेंस आपको आ रहा होगा। क्वेश्चन का आंसर बताओ क्या हो सकता है, जल्दी से। सभी प्यारे साथी एक बार जल्दी से बताओ क्या आंसर हो सकता है। गलत नहीं होना चाहिए गुड्डा, बिल्कुल भी। गलत क्यों होगा? प्रैक्टिस करोगे तो गलत क्यों होगा? सोचो। समझो भाई ध्यान से, क्वेश्चन को ध्यान से समझो और बताओ करेक्ट जवाब क्या है। बोलो जल्दी से, जल्दी से बोलो करेक्ट जवाब क्या होगा। फर्स्ट से सॉल्व हो रहा है, सेकंड से हो रहा है, दोनों से मिलकर हो रहा है, या मिलकर भी नहीं हो रहा? बताओ। आ जाओ भाई क्वेश्चन पे। तो इसने कहा है कि ABCD के बीच सबसे कम उम्र का कौन है। फर्स्ट वाले से कोशिश करते हैं, सबसे कम उम्र का पूछ रहा है। A D और B से बड़ा है, तो A D से भी बड़ा है और A B से भी बड़ा है। भाई D और B में कौन आपस में बड़ा है?
इस बारे में कोई जानकारी नहीं है, लेकिन हमें ये पता है ए डी से भी बड़ा है और ए बी से भी बड़ा है। इसने कहा ए डी और बी से बड़ा है। और दूसरे वाले के हिसाब से कोशिश करूं तो दूसरा क्या है, सेकंड वाले से कोशिश करूं तो सेकंड वाला है कि सी ए से बड़ा है, तो सी ऊपर आ गया, ए से बड़ा है। तो मुझे ये बताओ सबसे कम उम्र का कौन है, क्या पहले में पता चल रही है? सर पहले में पहली बात तो यही नहीं पता है कि डी और बी में कौन छोटा है कौन बड़ा है, और दूसरी चीज ये है कि सी की कोई जानकारी ही नहीं है, सी इसमें कहीं भी आया ही नहीं है। और बात करते हैं कि अगर दूसरे से पता चले तो इसमें तो ए और सी ही आए हैं, बी और डी कहीं मौजूद ही नहीं है, तो मैं कैसे बता दूं कि कौन सबसे छोटा है? पहले से नहीं हुआ, दूसरे से नहीं हुआ, तो अब मैं पहले और दूसरे से मिलकर करने की कोशिश करूंगा। फर्स्ट व सेकंड से मिलकर करने की कोशिश करूंगा। मिलकर कैसे कर सकता हूं? कॉमन लूंगा। कॉमन कौन है? ए है, तो ए को मैंने यहां रख दिया। मेरे प्यारे साथी सी जो है वो ए से ऊपर है और डी और बी जो है वो ए से नीचे है, तो यहां पर डी आ गया। लेकिन बी कहां आएगा? बी डी से नीचे आएगा कि ऊपर आएगा, ये किसी को नहीं पता। तो मेरे प्यारे साथी यहां पर सी ए और ऐसा भी हो सकता है ये बी। भाई ऐसे बताओ, यहां डी आ जाए यहां बी, कौन सा आएगा ये किसी को नहीं पता। तो सबसे छोटा कौन होगा ये नहीं बता सकता, सबसे बड़ा बता सकता था। सबसे बड़ा, क्योंकि डी और बी दोनों ए से नीचे हैं और सी ए से ऊपर है, तो सबसे बड़ा तो सी ही होगा, ये तो बता देता। लेकिन सबसे छोटा नहीं बता सकता। सबसे छोटा यहां मैं नहीं बता सकता, ना पहले से ना दूसरे से ना दोनों से मिलकर, तो जवाब आ जाएगा दोनों कथन भी पर्याप्त नहीं है। मेरे प्यारे दोस्त जवाब आएगा दोनों कथन भी मिलकर पर्याप्त नहीं है। यहां तक कोई समस्या है किसी दोस्त को? चलो भाई नेक्स्ट, अगला सवाल। नेक्स्ट क्वेश्चन पर बढ़ जाते हैं। आज की क्लास का अगला सवाल और समझते हैं कि इस प्रश्न का करेक्ट आंसर क्या होगा। करो भाई कोशिश, क्वेश्चन का आंसर बताओ। क्वेश्चन ने कहा है कि प्लीज के लिए क्या कूट होगा। प्लीज के लिए क्या कूट होगा, तो प्लीज पहले में यहां पर आया है। प्लीज हैव का कोड है PLEA और LE, तो क्या मैं प्लीज का कोड बता सकता हूं? पहले से नहीं बता सकता, दूसरे से भी नहीं बता सकता। तो मेरे प्यारे साथी यहां पर प्लीज पहला और ये दूसरे में जोड़ लिया मैंने, पहले और दूसरे से, तो पहले और दूसरे में प्लीज कॉमन है, तो उसका कोड भी दोनों में कॉमन कौन है? PLEA PLEA। तो आंसर आ जाएगा दोनों से मिलकर पर्याप्त है, सी एक साथ मिलकर पर्याप्त है। यही क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा। सभी मेरे प्यारे साथी एक बार बताएंगे क्या हमें इतना समझ में आया है? क्या हमें इतना समझ में आया है? सभी प्यारे साथी बताएंगे, कोई दिक्कत परेशानी तो नहीं है, इतना सबको समझ में आ रहा है। भाई क्वेश्चन में कुछ नहीं करना, सबसे पहले पहले वाले कथन से सॉल्व करके देखो, हो जाए तो बहुत बढ़िया है, ना हो तो दूसरे से करके देखो, हो जाए तो बहुत बढ़िया है, नहीं तो फिर दोनों से मिलकर देखो, हो जाए तो कह दो कि मिलकर पर्याप्त, नहीं हो रहा तो मिलकर भी पर्याप्त नहीं है। इतना सा ही तो कॉन्सेप्ट करना है। बोलो क्या दिक्कत है? आराम से कर सकते हो, है ना। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पर आ जाओ, इसका आंसर बताएंगे सभी प्यारे साथी, बताएंगे इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा। चलो भाई बताएंगे सभी प्यारे साथी इस क्वेश्चन का आंसर क्या है। गिव को कौन दर्शाता है? कूट भाषा शब्द में कौन सा शब्द ऐसा है जो गिव को दर्शाएगा? अर्थात गिव का कोड पूछा गया है, अर्थात गिव का कोड पूछा गया है। तो मेरे प्यारे साथी गिव पहले स्टेप में गिव मी सम टी, इसके लिए 4 वर्ड है, तो इनमें से मैं कैसे सेलेक्ट करूं कि गिव का कोड क्या है? ऐसे में अंदाजा नहीं लगा सकता। दूसरा यहां पर कह रहा है प्लीज गिव, गिव का कोड इसमें भी दो, ये अंदाजा नहीं लगा सकता।
तो मैं अब चेक करूंगा, यहां पर भी गिव है, यहां पर भी गिव है, पहले और दूसरे दोनों में कॉमन ले लिया गिव को, और मेरे प्यारे साथी मैंने चेक किया कि दोनों में से कॉमन कौन सा वर्ड है, तो डीई यहाँ है, डीई यहाँ है, तो यही आंसर होगा, गिव का कोड होगा डीई। तो मेरे प्यारे साथी जवाब आएगा फर्स्ट और सेकंड दोनों मिलकर पर्याप्त हैं, ऑप्शन नंबर डी सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, यहां तक किसी भी प्यारे साथी को कोई समस्या है तो बताओ, यहां तक किसी भी प्यारे साथी को कोई भी समस्या है तो बता सकता है। उम्मीद करता हूं यहां तक आपको कोई दिक्कत नहीं होगी। हाँ भाई, यहां तक बता दो किसी भी साथी को कोई समस्या है। देखो कुल मिलाकर कॉन्सेप्ट ये है कि जितना हम लोग पढ़ेंगे, जितना रिवीजन करेंगे उतना समझ में आएगा। तो प्यारे साथी आज की क्लास को हम यहीं तक रखेंगे, और कल अगली क्लास में, मतलब जब भी हमारी अगली क्लास होगी, कल तो सैटरडे है, मंडे को, तो हम यहां से आगे बेस्ट कॉन्सेप्ट के साथ और भी चीजों को पढ़ रहे होंगे। ये टॉपिक ना एक्चुअल में है क्या, देखो आप लोगों में ना बात ये होती है कि बहुत कम लोग ऐसे हैं जो इस टॉपिक को पढ़ा होगा, जिन्होंने पहले, जब हम किसी टॉपिक को पहली बार सीख रहे हैं तो निश्चित रूप से हमको थोड़ी सी समस्या होती है कि हाँ भाई हमने कभी सीखा नहीं है उसे। ठीक है, पर विश्वास रखो जब आप सीखोगे तो बेहतर सीखोगे, कोई दिक्कत आपको नहीं होगी। ठीक है ना, मेहनत करते रहो। अब ऐसे नहीं अपने आप ही मन बना लिया कि मेरी समझ नहीं आएगा तो फिर कैसे आ पाएगा। ठीक है, तो ऑल द बेस्ट गुड्डा, मिलते हैं अगली क्लास में। धन्यवाद, नमस्कार।